सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट हेमरॉइड्स, जिसको पाइल्स भी कहते हैं। तो हेमरॉइड्स होता क्या है? हेमरॉइड्स क्या होता है कि जब हमारे लोअर रेक्टम या फिर एनस में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, लाइनिंग में, एनस की लाइनिंग में जब स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन को हेमरॉइड्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है हेमरॉइड्स के। तो पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ कह सकते हैं। प्रेगनेंसी, मतलब जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसकी वजह से भी हेमरॉइड्स हो सकते हैं। और थर्ड है एजिंग। एजिंग मतलब बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, मतलब एनस के जो टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो जाते हैं और लेस सपोर्टिव होते हैं, इसलिए बढ़ती उम्र वालों को पाइल्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और प्रेगनेंसी में क्यों होता है? प्रेगनेंसी में इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी का वेट है तो वो सारा रेक्टम और एनस के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वीन्स में अफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली वीन्स में ही अफेक्ट पड़ता है। और हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो उसका भी डायरेक्ट अफेक्ट किस में पड़ता है? वीन्स में पड़ता है। इस वजह से हेमरॉइड्स होने के वहाँ पे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जब कब्ज़, मतलब कॉन्स्टिपेशन मतलब जब कब्ज़ होता है तो सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, प्रेशर बढ़ता है ना, मतलब हार्ड स्टूल को पास करने में थोड़ा प्रेशर लगता है उसमें। तो जब इंसान या पर्सन प्रेशर लगाता है हार्ड स्टूल को निकालने के लिए तो वो सारा प्रेशर कहाँ पे लगता है? एनस में लगता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे हेमरॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेरिडिटी फैक्टर। तो हेरिडिटी फैक्टर क्या होता है? जो जीन्स के थ्रू आता है। तो अगर पेरेंट्स को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को भी पाइल्स हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, पाइल्स कितने टाइप के होता है। ओके, सो टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप के हेमरॉइड्स होते हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो मतलब रिम से, जो एनस की ओपनिंग है उससे 2 या 4 सेंटीमीटर ऊपर होता है। और देयर सिवियरिटी एंड साइज आर क्लासिफाइड टू 4 ग्रेड्स। इसकी जो मतलब सिवियरिटी है, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है ना, तो उसकी जो सिवियरिटी है, मतलब सीवियर मतलब होता है सीरियस केस, तो उसको 4 ग्रेड में क्लासीफाई किया गया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल हेमरॉइड। एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होता है वो डेंटेड लाइन और एनल मार्जिन के बीच में होता है। डेंटेड लाइन क्या होता है, आपको मैं अभी पिक्चर लगा दूंगी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा डेंटेड लाइन क्या होता है। एंड इट इज़ कवर्ड बाय स्किन, ये स्किन से कवर्ड होता है, थ्रू विच ब्लू विंस कैन बी सीन, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 ग्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। सो जो ग्रेड 1 है वो क्या होता है, जो लाइनिंग होती है, बैक पैसेज की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे हल्की सूजन होती है, छोटी छोटी सूजनें होती है। वो हमें दिखती तो नहीं है, मतलब अगर कोई फिजिशियन उसको देखेगा तो उसको ईजिली नहीं दिखेगी, ठीक है। और वो फील भी नहीं होती बाहर से, ठीक है। और ग्रेड 1 हेमरॉइड्स आर कॉमन, बहुत कॉमन होते हैं ये। इन सम पीपल दे इनलार्ज फर्दर टू ग्रेड 2 और मोर। कुछ कुछ पीपल में क्या होता है, ये मतलब उतने ही रहते हैं, ग्रेड 1 मतलब स्मॉल ही रहते हैं, पर किसी किसी में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ग्रेड 2 में चल जाते हैं और ग्रेड 3 और 4 में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 बहुत कॉमन होता है। अब हम बात करेंगे ग्रेड 2 की। तो जो ग्रेड 2 होते हैं वो पार्शली भर आए रहते हैं, मतलब लटके हुए होते हैं, एक साइड से प्रोलैप्स है ना, तो लटके हुए होते हैं, एनस से लटके हुए होते हैं, भरकले। तो जब आप टॉयलेट वगैरह जाओगे ना तो ये भरकले आ जाएंगे, और जैसे ही आप वापस आओगे वॉशरूम से तो ये वापस अंदर के लिए चले जाते हैं, मतलब स्प्रिंग टाइप के होते हैं ये। जैसे आप टॉयलेट जाओगे तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है ना, हम प्रेशर लगाते हैं, तो जैसे ही वॉशरूम गए तो बाहर आ जाएंगे, तो फिर जैसे आप वॉशरूम से वापस आए तो ये अंदर चले जाते हैं वापस। तो ये ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 3 बाहर लटके होते हैं एनस से, आप इसको फील कर सकते हो। और ये सॉफ्ट लम्प टाइप के होते हैं जो कि एनस से बाहर लटके हुए होते हैं। हावेवर आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब अपनी फिंगर की मदद से आप इसको वापस पुश कर सकते हो, ग्रेड 3 वाले को। जो हेमरॉइड्स हैं जो लटके हुए होते हैं आप उनको वापस डाल सकते हो अंदर अपनी फिंगर की हेल्प से। अब जो ग्रेड 4 होता है ये परमानेंटली हैंगिंग आउट होता है, मतलब हम मतलब परमानेंट होते हैं, बाहर के लिए लटके होते हैं एनस से, आप इसको अंदर नहीं डाल सकते उंगली से, ठीक है, इसको नहीं डाल सकते। और ये थोड़े साइज़ में भी ज़्यादा बड़े होते हैं। और ग्रेड 4 वाले बहुत पेनफुल भी होता है, आप इसमें बैठ भी नहीं सकते हो, ठीक है, इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं ये। तो अब हम पढ़ेंगे इसके साइन और सिम्टम्स। सो जो फर्स्ट साइन और सिम्टम्स हैं वो है स्मॉल हेमरॉइड्स आर यूजुअली पेनलेस। जो छोटे छोटे मतलब हेमरॉइड्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं, ठीक है। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है, पेन होता है, इरिटेशन होती है और इच होता है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द एनस। फिर है फीलिंग ऑफ नॉट फुली एम्प्टिंग रेक्टम। ऐसा लगता है आपको जैसे वॉशरूम जाना है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टूल पास करना है। और जब आप स्टूल पास भी कर देते हो तो ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने स्टूल ढंग से पास नहीं किया या फिर अपने फुल्ली एम्प्टी नहीं किया अपने रेक्टम को, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? थ्रोम्बोसिस हो सकता है,
ठीक है। ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है। ब्लीडिंग तो पता ही है आपको, खून निकलता है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब कट ऑफ हो जाता है ब्लड, ठीक है। थ्रोम्बोसिस का काइंड ऑफ वही ब्लड कट। अल्सरेशन हो सकती हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जो फर्स्ट है वो है एनोस्कोपी, फिर है प्रोटोस्कोपी, फिर है सिग्मॉइडस्कोपी। एनोस्कोपी जो होता है, एनोस्कोप की मदद से एनल कैनाल का एग्जामिनेशन होता है। प्रोटोस्कोपी जो होता है वो एनल कैविटी का एग्जामिनेशन होता है। सिग्मॉइडस्कोपी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम रेक्टम थ्रू नियरेस्ट पार्ट ऑफ द कोलन, सिग्मॉइड कोलन, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रिवेंशंस। जो फर्स्ट प्रिवेंशन है मतलब हेमरेड्स को प्रिवेंट करने के लिए, वो है हमें प्लेंटी ऑफ फाइबर्स लेने चाहिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, दालें वगैरह, ठीक है। और मतलब हमें एक कंप्लीट मील लेनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेमरेड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जो क्या बोलते हैं अडल्ट हैं उनको कम से कम 10 से 12 कप्स पीने चाहिए पर डे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हेमरेड्स जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। फिर उसके बाद फाइबर सप्लीमेंट लेने चाहिए, जैसे कि स्फैगुला, मिथाइल सेलुलोज, ब्रान और स्टेरिक्यूलियाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे मतलब फाइबर, हाई फाइबर डाइट होती है, इनकी वजह से क्या होता है, जो हमें कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हार्ड स्टूल है उनको सॉफ्ट कर देती है और इजीली पास हो जाते हैं वो। फिर है अवॉइड पेन किलर्स। पेन किलर्स वगैरह नहीं लेने हैं, क्योंकि सच एज कोकोडामोल एज दे आर कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इनकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेन किलर्स की वजह से, इसलिए इनको अवॉइड करना है। फिर है टॉयलेटिंग। गो टू द टॉयलेट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर फीलिंग द नीड। जैसे आपको फील होता है कि आपको जैसे मतलब स्टूल पास करना है, या फिर मतलब आपको जैसे लगता है कि फुलनेस ऑफ रेक्टम, तो आपको उसी टाइम जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है कि नहीं जब तक प्रॉपर प्रेशर बनेगा तभी जाओगे, नहीं, जैसे आपको फील हो रहा हो तभी चले जाओ, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस, कब्ज बनने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं। सम पीपल सप्रेस देयर फीलिंग्स। देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये नहीं कि आपको प्रेशर बनने का इंतज़ार करना है, आपको जब भी फील हो तभी चल जाओ। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो हम किस किस चीज़ों की मदद से कॉन्स्टिपेशन को या फिर हेमरॉइड्स को ठीक कर सकते हैं या फिर होने नहीं दे सकते इनको, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, क्रीम वगैरह या सपोस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर लेग्जेटिव्स तो होता ही कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है सिड्स बाथ। सिड्स बाथ होता है कि आपको एक गर्म पानी में मतलब बैठना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हीट अंदर एंटर करती है रेक्टम के, जो कि हमारे प्रेशर बनने में मतलब हेल्प करती है, और जो हार्ड फिक मतलब स्टूल्स हैं उनको सॉफ्ट कर देती है। फिर है बेंडिंग ट्रीटमेंट। तो बेंडिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है फॉर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 हेमरॉइड्स के लिए, और मतलब ये ग्रेड 1 के लिए भी यूज़ होता है, बट ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके जो सक्सेस चांसेस हैं वो भी ठीक होते हैं, मतलब ठीक ठाक चांसेस होते हैं इसके सक्सेस के। और इसमें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी बेंडिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ट्रीटमेंट काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, फिनॉइल इन ऑयल इज़ इंजेक्टेड इनटू द टिश्यूज़ एट द बेस ऑफ द हेमरॉइड्स। तो उसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं स्क्लेरोथेरेपी में, इंजेक्शन लगाया जाता है वीन्स में, और वो क्या कहते हैं, श्रिंक हो जाती है उनको, मतलब हेमरॉइड्स को ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता है। तो ये होता है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। और इसके बाद वेरियस मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्रारेड कोगुलेशन। इसमें क्या कहता है, जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब लाइट जो वगैरह होती हैं वो डायरेक्ट रेडिएशंस वगैरह उसमें हेमरॉइड्स के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फोटो कोगुलेशन लाइट की हेल्प से होता है। डायहर्मी इलेक्ट्रोथेरेपी, हाउएवर दीज प्रोसीजर आर लेस वाइडली यूज देन बेंडिंग से कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। और वैसे इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी का सक्सेस रेट भी अच्छा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बेंडिंग थेरेपी से ज़्यादा मतलब सक्सेस रेट नहीं होता है, इसलिए उसको भी कम यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है हेमरॉइडेक्टोमी। हेमरॉइडेक्टोमी जो होता है एक ट्रेडिशनल ऑपरेशन होता है, जब कोई सा भी मेथड काम नहीं करता, कोई सा भी मैनेजमेंट काम में नहीं आता, तो डायरेक्ट हेमरॉइडेक्टोमी होता है, ठीक है। ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, ठीक है, बट इसके जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हेमरॉइड्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसको जनरल एनेस्थीसिया की मदद से किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टोमी।
स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टोमी, उसके बाद है हेमरॉइड आर्टरी लिगेशन या लाइगेशन, जो भी आप प्रोनाउंस करते होंगे जैसे भी। तो यहाँ पर होता है हमारा मैनेजमेंट खत्म। मैं इसको एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि इनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सारे मैनेजमेंट्स को। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको हेडिंग बताई है कौन कौन से मैनेजमेंट होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो आपको पता ही है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे कैसे दी जाती है वो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। वो बहुत सिंपल है। तो बीइंग अ नर्स वो आपको खुद ही लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।